उपस्थित मैं आग्रह करूंगा फूलों का एक गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान करें। मैं कुल सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि अतिथियों का स्वागत करें। हमें लगता है कि ये छात्र छात्राओं को ये पहला अवसर है जब पद्मश्री प्रोफेसर अरविंद कुमार जी आपको संबोधित करेंगे, और संबोधित करने के लिए उन्होंने समय दिया। राज्य सरकार ने उनका चुनाव किया कि ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष प्रेजेंटेशन देना है। वो हमारे बुंदेलखंड का और यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय परिवार के आग्रह पर वो यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे डायस पर राज्य सरकार के विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा, जो कि शिक्षा जगत में और उद्यम जगत में बहुत विशेष रुचि रखते हैं, आपका विशेष अध्ययन है। आपको राज्य सरकार ने नामित किया है आप सभी को जागरूक करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर माननीय कार्यवाहक कुलपति जी मौजूद हैं। आपकी प्रेरणा और आपकी उपस्थिति से सभी कार्यक्रम सफल होते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है। हमारे वित्त अधिकारी जी, जिनके बिना हमारा कोई कार्य आगे बढ़ नहीं पाता, वित्त की हर जगह जरूरत पड़ती है, हर जगह आप जो है मौजूद रहते हैं, ताकत के साथ खड़े रहते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाते रहते हैं, आप सभी को का ध्यान देते हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी जी बराबर विश्वविद्यालय के कार्यों में और शिक्षा जगत के प्रत्येक विषय पर हमसे दिन प्रतिदिन वार्तालाप और सहयोग का कार्य करते रहते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर तिवारी जी, जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस कार्यक्रम को और बाकी कार्यक्रमों को जो वो सफल बनाते हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे समक्ष बहुत सारे सम्मानित फैकल्टी के लोग हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर काबिया हैं, प्रोफेसर भट्ट हैं, डॉक्टर SP गुप्ता साहब हैं, डॉक्टर त्रिपाठी, अन्य सभी वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। विशेषकर हमारे GMDIC भी बैठे हैं। ये उद्यमीकरण से संबंधित कार्यक्रम है, तो आपका बहुत स्वागत है। आपको कल कोई कार्यक्रम भी करना है, उसकी तैयारी होनी है, लेकिन आपने समय दिया है। मुझे उम्मीद थी कि जिलाधिकारी महोदय भी उन्होंने समय दिया था, तो यदि उन्हें समय मिलेगा तो आएंगे, वो भी आपको सेंसिटाइज करेंगे। तो आप यहाँ जितने भी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे नए टीचर्स फैकल्टी आए हैं, उन सभी का स्वागत है। और मीडिया के बंधु हैं, बाकी सभी लोग हैं जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग हैं, सभी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खासकर ये शासन का कार्यक्रम है, और राज्य सरकार ने आपको सेंसिटाइज करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया है। और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए राज्य सरकार का कि शासन की इतनी चिंता है कि आप अभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और आप किस प्रकार से अपना करियर बनाएं, किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ें। ये चिंता राज्य सरकार ने की है, शासन ने की है, और उसी चिंता का फल है कि उन्होंने ऐसे परम विद्वान पद्मश्री प्रोफेसर अरविंद कुमार जी और श्री धीरेन्द्र सिंह सचान जी विशेष सचिव साहब को यहाँ आपके मार्गदर्शन के लिए भेजा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, खासकर छात्र छात्राओं से, कि पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोयोग से इस प्रेजेंटेशन को और हमारे जो विद्वान वक्ता हैं उनके वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक सुने और आत्मसात करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुल सचिव महोदय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जिसे हम सभी सुनना चाहते हैं
जो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि हैं, शासन के प्रतिनिधि हैं, ऐसे विशेष सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण धीरेन्द्र सचान जी हमारे बीच में हैं। पिछली बार भी हम सबने उनके विद्वतापूर्ण वक्तव्य सुने थे और हम सभी दावे के साथ कह सकते हैं कि इस पद के सर्वथा योग्य एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके पास ज्ञान है और उतने ही ठीक ढंग से अपनी बात को रखने की क्षमता भी। हम बिना किसी भूमिका के अपने इस विश्वविद्यालय परिसर में अपने सभी छात्रों को उद्बोधित करने के लिए मैं आपको आवाज़ देता हूं कि आप आएं और यह कार्यक्रम क्यों है इसकी एक रूपरेखा हम सबके बीच में रखें। आदरणीय सचिव जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्शंस में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान, जिसमें एक्स वीसी पद्मश्री अवॉर्डी श्री अरविंद कुमार जी एज ए मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच में हैं। यह आपका और हमारा सबका सौभाग्य है। उन्होंने 8 साल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी को दिए हैं और उनका अपार अनुभव है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पंतनगर विश्वविद्यालय में उन्होंने 27 साल का अपना जॉब किया था, वहाँ का भी अनुभव है। तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। वो मेन रिसोर्स पर्सन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये था कि हर यूनिवर्सिटी में और हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ही मे बी रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर्स, सीनियर IPS ऑफिसर्स और शिक्षाविद, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप इसमें ऐड ऑन करें, क्योंकि वो अपने अनुभव के साथ जब शेयर करेंगे तो एक अनुभव बोलेगा उनका। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर XVC अरविंद कुमार साहब हमारे बीच में हैं और शासन की तरफ से मुझे नामित किया गया था कि इस कार्यक्रम को कंडक्ट कराना और ठीक से कोऑर्डिनेट करना और गवर्नमेंट की जो मंशा है उसको आपके बीच में पहुंचाना है। तो उसके तहत आज हम आपके बीच में आए हैं। VC साहब ने और रजिस्ट्रार साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, उच्च शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ने मिलकर के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि लास्ट ईयर भी फरवरी के महीने में एक बार इसी हॉल में इसी जगह आने का मौका मिला था। इन्वेस्टमेंट समिट जब चल रहा था तो हॉल की खूबसूरती और बच्चों का डिसिप्लिन और जो यहाँ के स्टाफ की जो मेहनत है, बाहर जो ग्रीनरी गार्डनिंग जो करी है, ये सब बड़ा अप्रिशिएबल है। ये बहुत कम जगह दिखाई देता है। कल से मैं वैसे भी पूछ रहा था कुछ ऑफिसर से कि झांसी चर्चा में नहीं रहता, प्रदेश लेवल में ज़्यादा कहीं चर्चा का मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ झांसी की नहीं सुनाई देती है। इन ब्रॉडर टर्म्स की कहीं कोई कम्युनल राइट्स हो, झगड़ा फसाद हो, बड़ा कोई इंसिडेंट्स हो, तो दैट शोज तो मेरे को बताया भी गया और मैं महसूस भी करता हूँ कि यहाँ के लोगों का मूलतः स्वभाव बहुत शांति प्रिय, भाईचारे वाला, आतिथ्य सत्कार वाला बहुत अच्छा है उनके अंदर और मेहनती हैं। ये यहाँ का एक ब्रीफ और एक नटशेल में जो यहाँ का कैरेक्टर है, तो ये एक कंड्यूसिव
एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिस पर्पस के लिए हम लोग आके आज सेंसिटाइज करने आए हैं आपके बीच में। फ्यूचर में कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे कैरियर को आगे ले जाएं, उसके लिए जितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद दिखाई देते हैं। इजी लैंड बैंक है यहाँ पर, वर्कफोर्स, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, फ्रॉड जैसा नहीं यहाँ का कभी चर्चा में नहीं आता। तो ये सब चीजें एक बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं। तो मैं अभी सब्जेक्ट पे आता हूँ, बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम लोग सुनना चाहेंगे प्रोफेसर अरविंद साहब को भी। मैं कुछ हाइलाइट्स आपके बीच में रखूंगा अपने स्टेट के बारे में, जो हमारे फ्यूचर हैं, जो बच्चे यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं। मेरे से चर्चा हुई थी तो मैंने एडवाइस किया था और मुझे खुशी है कि उस तरह से ही बुलाया गया है आज। इसमें वो ग्रेजुएट कोर्सेज के बच्चे हैं जो बहुत जल्दी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एजुकेशन वाली साइड से हट करके अब अपने ज़िंदगी के नेक्स्ट पड़ाव पे स्टार्ट करने जाएंगे। और बिल्कुल सही बात है, आपकी एज में हम भी रहे होंगे कुछ साल पहले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स इस समय होते हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एजुकेशन वाला पार्ट तो कंप्लीट होता जा रहा है, उसको हंसते खेलते और एज ए स्पोर्ट्स उसको धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। लेकिन फिर लगता है कि माँ बाप ने हमको इस लेवल तक तो पहुंचा दिया, ग्रेजुएट बना दिया, पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया, अब मेरा दायित्व शुरू होने वाला है। यहाँ पर बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल फैक्टर्स, ड्यूटी सेंस, एक पुत्र या पुत्री का जो दायित्व होता है उसके अंदर जो खुददारी होती है कि यहाँ तक तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को खड़ा कर दिया कितने मुश्किल हालातों से, अब मेरा दायित्व है कि मैं उनके लिए कुछ करूं और अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए मैं कैसे नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करूं। अब वो एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अब उसका रोल शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं, अदर देन हमारे फैकल्टीज, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, यहाँ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स साइड से हैं। तो ये बिल्कुल राइट सिलेक्शन है आज, जैसा हमने चाहा था, क्योंकि इनको ही जरूरत है। तो जो सेंसिटाइज का पर्पस है, तो मैं उनके सामने कुछ स्टेट के आंकड़े, कुछ इंकरेजिंग फैक्ट्स आपके सामने शेयर करूंगा, जो आपको भी लगेगा कि हाँ इट्स वायबल, और हम अगर कोई सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा करने में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जहां से हमको सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण या लैक ऑफ एक्सपोजर के कारण अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैं करना तो चाहता हूं ये, लेकिन कैसे शुरू करूं, कौन मेरी मदद करेगा, क्या ये मेरा सोचना सही है इस तरह से, ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आज आपको उनमें से कुछ के जवाब मिलेंगे और कुछ के इस तरह के हिंट्स मिलेंगे कि आपका रास्ता खुल जाएगा कि आपको आगे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और आपकी कौन कौन हेल्प कर सकता है आपको। और हमें ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा पॉपुलस स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज वी आर नंबर 1 एंड कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन हम होल्ड करते हैं। 240 मिलियंस, लगभग 24 करोड़ लोग इस स्टेट में रहते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है, इसमें 56% वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी 18 to 60 ईयर्स, जो काम करने वाली एज होती है। 18 से नीचे उसको अभी माइनर माना जाता है या एडल्ट नहीं है, और 60 के बाद फिर वो वेटरन्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो वर्किंग फोर्स है हमारे पास, 56% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज
अंडर द वर्किंग एज ग्रुप, ये बहुत बड़ा एसेट होता है। कल ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था जापान का, जापान जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी वो सरक करके उसने, जर्मनी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। ये कल ही मैं किसी इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था। और उसकी वजह जो मेन है कि उसमें मेडिकल साइंसेस का इस तरह डेवलपमेंट हुआ कि उसमें जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ लोगों की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो वर्किंग फोर्स जो उनका है वो डिक्रीज कर गया है। जैसे हमारा 56% है, वैसे उनका डिक्रीज किया है। तो वर्किंग एज में जो उनके लोग हैं वो कम रह गए, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उसका कारण उनकी ओवरऑल नेशन की जो रैंकिंग थी उसमें फर्क पड़ा है। हम अपने कंट्री का जो टोटल जीडीपी है उसका 9.2% शेयर करते हैं। हमारा स्टेट कल्चरली बहुत रिच है। इसमें अलग अलग, वाराणसी से लेके, मथुरा से लेके, आगरा से लेके कुशीनगर, बहुत सारे ऐसे कल्चरल सेंटर्स हैं। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है ये। यहाँ 12 टूरिज्म सर्किट्स हैं यहाँ पर, जिसमें रामायणा सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट्स, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, मीन्स टचिंग ऑल द पार्ट सेक्शंस ऑफ पब्लिक, सबको लेकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ है कल्चरली रिच। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे पास हैं, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट। 100 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हेरिटेजेस हमारे पास हैं। जो कंट्री में फॉरेन टूरिस्ट आता है उसका 7.56% टूरिस्ट हमारे स्टेट में आता है। मेरा पॉइंट यह है कि टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है। ये सब सेक्टर्स हैं जहां पर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। लास्ट ईयर 317 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ था हमारे स्टेट में। एक बड़ा टूरिज्म, अब्रॉड वाला फॉरेन टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म दोनों को हम कैच करते हैं। कनेक्टिविटी हमारे स्टेट की बहुत अच्छी हो गई है और ये लगातार इम्प्रूव कर रही है। तो जो फोकस है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके कुछ अच्छे हाइलाइट्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। 40% ऑफ इंडिया का जो टोटल एक्सप्रेसवे नेटवर्क है ये हमारे स्टेट में है। इसमें 6 ऑपरेशनल है और 7 अपकमिंग है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो दादरी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 16 एयरपोर्ट्स हमारे पास चल रहे हैं, जिसमें 9 ऑपरेशनल है और 7 कंस्ट्रक्शन में है। इसी में से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं इस स्टेट में। कंट्री का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क हमारे पास है। कंट्री का पहला आइलैंड वाटरवेज जो ईस्टर्न पोर्ट ऑफ हल्दिया को कनेक्ट करता है, ये क्रिएट हुआ है। कंट्री का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये दिल्ली गाजियाबाद में क्रिएट किया गया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस में हमारे स्टेट को लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 454 सर्विसेज को हम लोग निवेश मित्रा के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। 37 डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर स्टेट दे आर वर्किंग फॉर दैट। 200 से ज़्यादा सर्विसेज की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। हमारे डिफरेंट एक्ट्स हैं, जो एक्ट बने हुए हैं उसमें 200 सर्विसेज का टाइम बाउंड, कि अगर उतने टाइम में नहीं होता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। तो सर्विसेज दे रहे हैं, गारंटीड सर्विसेज, कि इतने टाइम फ्रेम में इस तरह से आपको सर्विसेज मिल रही है। तो 200 से ज़्यादा सर्विसेज हम दे रहे हैं आपको। 2023 की रैंकिंग अचीवर स्टेट इन लीड्स जो हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक मिला था हमारे स्टेट को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू भी हम अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इन्वेस्टर का मतलब खाली बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आप उस नज़र से मत देखिए, उसमें बहुत सारे हैं। इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप।
MSME से लेकर के स्टार्टअप से लेकर के आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर या किसी भी सेक्टर्स में, मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस तरह की पॉलिसीज किस किस सेक्टर्स के लिए है। तो ये जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं इनके फैसिलिटेशन के लिए डिजिटल टूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हमारे निवेश सारथी, निवेश मित्र और ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ये सब हमारे काम करते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन अक्रॉस इन्वेस्टमेंट्स के लिए हैं। निवेश मित्र आपको वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, आपको अपने टोटल जो भी आपने अप्लाई किया उसके अप्रूवल्स, एनओसीज, क्लियरेंसेस, लाइसेंसेस, रिन्यूअल से लेकर के सेटिंग अप एंड रनिंग बिजनेसेस तक का आपको अपडेट देते हैं निवेश मित्र। एंड इसी तरह से जिसमें इंसेंटिव बेस्ड है तो आपको इंसेंटिव्स के लिए भागने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है हमारे, उसमें आपको ऑटोमेटिक इंसेंटिव्स आपके पास मिलते हैं और आपको जानकारी भी हो जाती है। स्टेट ने 105 उद्यमी मित्र रिक्रूट किए हैं। ये सब MBA ग्रेजुएट्स हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आप लोग फ्यूचर में प्लान बना सकते हैं, तो वो मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में है। 105 उद्यमी मित्र और ये इंक्रीज करेंगे। ये आपकी हैंड होल्डिंग के लिए, यानी आपकी जो छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए उद्यमी मित्र रिक्रूट किए जाते हैं। कुछ और डेमोग्राफिक डिविडेंड्स जो हमको हेल्प करते हैं, अपने स्टेट से सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। इससे हमको फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। स्किल्ड एंड ट्रेंड फोर्स जो हमारे पास है, 15 लाख से ज़्यादा यूथ का फोर्स हमारे पास है। हम लीडर स्टेट हैं 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के लिए और 60+ इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए। जो फ्यूचर के लिए इंकरेजिंग फैक्ट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसमें शेयर करना चाहूँगा। हमारे स्टेट में मॉडर्न कोर्सेज को स्टार्ट किया गया है स्टडीज़ के लिए, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइंस एंड मशीन लर्निंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइंसेस के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये सब आने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कोर्सेस आने वाले समय का फ्यूचर है। उस लाइन में जाकर के बहुत कुछ बिजनेस मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, आपका एम्प्लॉयमेंट, सभी के लिए बहुत कुछ उस पर अंदर छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप पॉलिसीज के लिए 15 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं, जिसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर इस यूनिवर्सिटी के पास भी है एंड आई हैव कम टू नो वो बहुत अच्छे से रन कर रहा है। उसमें कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे भी होंगे जो अपना स्टार्टअप्स को यहाँ पर मैच्योर कर रहे हैं। दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। कुछ और चीज़ों के लिए हमारा स्टेट बहुत पॉजिटिव हेल्प कर रहा है। इसमें एविएशन हब है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जीवन में आ रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें आपका झांसी भी उसका पार्ट है। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट होते हुए इसकी बातें यहाँ के बुंदेलखंड के सभी छात्र छात्राएं समझते होंगे। इस पर काम चल रहा है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं लखनऊ और हरदोई में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सेमीकंडक्टर पार्क, डाटा सेंटर पार्क, ये यमुना एक्सप्रेसवे के साइट्स में डेवलप किए जा रहे हैं उस इंडस्ट्रियल जोन में। बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो होने जा रही है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो पूरा यहाँ का शेप चेंज कर देगी। 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एक्वायर की जा रही है फॉर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा। नोएडा जिस तर्ज पे डेवलप किया है, उस तर्ज पे आपका बुंदेलखंड को डेवलप करने का गवर्नमेंट का फैसला है, निर्णय है, और इसके लिए कार्य शुरू हो चुका है। आई होप डीएम साहब भी बीच में कार्यक्रम में आएंगे तो वो भी शेयर करेंगे, और काफ़ी चीज़ें आप लोग न्यूज़पेपर्स और मीडिया के थ्रू देख भी रहे होंगे। जिस तरह से नोएडा सब लोग गए होंगे, वो भी बिल्कुल एक रूरल सा, एक नॉर्मल से गाँव का एरिया हुआ करता था, और आज नोएडा का क्या स्थान है आप सब जानते हैं। दैट इज ए इंडस्ट्रियल या एम्प्लॉयमेंट हब है पूरा वो। तो इसकी आपको विशेष सौगात मिल रही है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें अपने अपने प्रॉस्पेक्ट्स, अपना फ्यूचर स्कोप आप लोग तलाश सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं। आगरा और प्रयागराज में
इसी तरह से मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब्स एंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स डेवलप करे जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेसवे में डेवलप हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में। फ्लैटेड फैक्ट्रीज लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ में डेवलप हो रही हैं। कुछ और अच्छी चीज़ें जो डेवलप की जा रही है, टॉय पार्क है, इसमें अपैरल पार्क है, हैंडीक्राफ्ट पार्क है, लॉजिस्टिक हब है, मेगा लेदर पार्क है, मेगा फूड पार्क है, एग्रो पार्क है, ट्रांस गंगा सिटी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात मैंने जो और कही थी कि बच्चों को एक मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा किस किस लाइन में आप लोग सोच सकते हैं अपने कैरियर को। तो जो पॉलिसीज चल रही है हमारी गवर्नमेंट ने 25 सेक्टोरल पॉलिसीज डेवलप करी हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, सिविल एविएशन पॉलिसी है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा सेंटर, सोलर पॉलिसी, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप पॉलिसी, बायो एनर्जी पॉलिसी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, डेयरी पॉलिसी, पोल्ट्री पॉलिसी। ये 25 सेक्टोरल पॉलिसीज। आई मीन टू से कि इनमें से किसी भी तरफ आपका रुझान है, आपके पास कोई एक्सपर्टाइज है या फैमिली बैकअप है, फैमिली बिजनेसेस है, या आप स्वयं चाहते हैं कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो आपको सारे तरह के सॉल्यूशंस देगी, जिसको अगर आप स्टडी करेंगे गूगल सर्च या जो भी बहुत सारी साइट्स हैं उसमें भी आपको ये निवेश मित्रा और निवेश सारथी हमारे या उद्यमी मित्र, ये सब आपको मिल करके एक जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, उनको हेल्प करेंगे उसमें सॉल्व करने में। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे स्टेट की ग्रोथ बहुत रैपिड चल रही है, 20% ग्रोथ चल रही है इसमें। इंडिया के सबसे ज़्यादा MSME 9.6 मिलियन MSMEs यहाँ डेवलप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, इसी 19 तारीख लखनऊ में GBC 4.0। GBC स्टैंड्स फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। लास्ट ईयर जिस पर्पज से हम लोग यहाँ आए थे सेंसिटाइज करने, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट में रुचि ली और इन्वेस्ट यूपी करके लास्ट ईयर जो कार्यक्रम हुआ था, उससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो 4.0 यानी 4th वर्जन उसका है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये इसका कल उद्घाटन और कार्यक्रम दिल्ली वहाँ किया जाएगा और यहाँ से भी काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया है जो वहाँ लखनऊ जा करके उसमें प्रतिभाग भी करेंगे। और उसका जो ब्रॉड आंकड़े हैं मैं आपको बताऊं, उसमें 14,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फ्रेश MOU साइन होकर के जिन्होंने अपने कंसेंट दिया है, और इसमें इन्वेस्टमेंट द स्टेट इज गेटिंग इज अराउंड 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टेट को मिल रहा है। और एक और जो चीज़ इससे एसोसिएटेड होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट या आगे बढ़ता है कोई, तो इट्स नॉट ओनली दैट बिजनेसमैन हु इज गेटिंग प्रॉफिट्स या उसका से फायदा नहीं होता है, दैट कल्टिवेट्स एंड क्रिएट सो मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इनमें लगभग 34 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। दिस इज ए मेजर फिगर, मेजर अचीवमेंट फॉर द स्टेट। तो ये बताने में मुझे खुशी हो रही है। और अगर आप लोगों में भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जा करके वहाँ देखने के लिए, तो बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर। 20 फरवरी में वहाँ पर, कल तो 19 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो तो होगा ही, लेकिन ये कई दिन चलेगा। तो 20 तारीख को वहाँ पर CSR कॉन्क्लेव कराया जा रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एसोसिएटेड, AI कॉन्क्लेव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड, FDI कॉन्क्लेव, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड, और एग्जीबिशन भी वहाँ लगा है 3 डेज के लिए, जो 19 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा। तो इन केस किसी का वहाँ के लिए कोई मूवमेंट है, डायरेक्शन है, तो आप लोग उसको जा करके अपने आप को इनरिच कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट
मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया, कुछ हिंट्स दिए कि कैसे कैसे आप लोग, और आपका इंडस्ट्रियल सेल यहाँ पर होगा, आपके लिए काउंसलिंग सेल होगा, हमारे GM DIC यहाँ पर होते हैं। तो ये सब भी आपको मिल करके, हमारे हायर एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, ये सब आपके हेल्प के लिए हैं। अगर आप लोगों में इंटरेस्ट है तो आप लोग आगे अपना, ये मत सोचिए पढ़ाई के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो ब्लैंक नहीं है। आज मैंने शायद आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने स्कोप दिया आगे के लिए, बहुत कुछ है सब में। कुछ आपका मार्जिन मनी होता है, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ सब्सिडीज होती हैं, कुछ लोन फैक्टर्स होते हैं। इन सबको मिला करके, ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास तो पूंजी नहीं है मैं क्या करूँगा, तो ऐसा नहीं। गवर्नमेंट के अगर स्कीम्स में देखेंगे तो उसमें आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस आएंगे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, सिर्फ जॉब्स को लेकर के हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कर ली उसके बाद सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल या फौज में जाना, या जो पहले एक लिमिटेशंस होती थी, या एजुकेशन साइड में एक लिमिटेड स्कोप में हम लोग सोचते थे, ऐसा नहीं है। जॉब से भी आपको एक सैलरी मिलती है, एक आपको जीविका के लिए कुछ आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। बिजनेस में कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मैं सबको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बिजनेस की साइड में देखिए, और ये जो डर होता है ना कि यार कहीं उधारी ना चढ़ जाए, लोन लिया नहीं चुका पाए, बकायेदार बन गए, इसमें थोड़ा सा अब आज के टाइम में काफ़ी हद तक ये पॉसिबल होता जा रहा है, प्रैक्टिकल होता जा रहा है कि आप उसमें अगर सोचेंगे, ईमानदार अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित जानिए आपको नुकसान नहीं होगा और आपको रास्ते खुलेंगे। एंड मैं खुल के कहना चाह रहा हूँ कि बिजनेस में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। जॉब में जा कर के, मैं जॉब्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जॉब्स की लिमिटेशंस हैं। जॉब लिमिटेड होती है, लेकिन जितना वर्क पावर, मतलब हमारा मैन पावर है, क्या सबके सबको जॉब मिल सकता है? प्रैक्टिकली सोच करके देखिए, नहीं मिलेगा। जॉब में आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है, आप एक लेवल से रिटायरमेंट तक आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लिमिटेड स्कोप है। बिजनेस में अगर आपने अच्छा किया तो आपको कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। रिलायंस की कहानी आप जानते ही, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल फिलिंग का काम से शुरू करके और आज किस लेवल तक है। या और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पास बिजनेस मॉडल्स हैं और जिन्होंने राइज किया है। तो अपने पर यकीन करिए, ईमानदार प्रयास करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। बुरी आदतें होंगी तो आप किसी भी लाइन में चले जाएं तो डुबो देंगे, तो नुकसान करेंगे। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के अपने लिए अगर ऑनेस्ट हैं, तो यकीन जानिए, मेरा दिल कहता है जिस भी काम को ईमानदार प्रयास से करेंगे आपको सफलता मिलेगी। माई बेस्ट विशेज टू ऑल द यंगस्टर्स, टू द फैकल्टी एंड फंक्शन यहाँ पर आयोजित किया गया। इस खूबसूरत फंक्शन के लिए मैं रजिस्ट्रार साहब, VC साहब और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सचान साहब। आज आपको एक नए रास्ते की तलाश के लिए आप यहाँ बैठे हैं। अब वो नए रास्ते खुलते रहते हैं। अब वो रास्ता है नौकरी से नौकरी देने वाले की तरफ बढ़ने का। उसी रास्ते पर आज चलने के लिए आप सबको हम लोगों ने बैठाया है। आप सभी यहाँ बैठे हैं तो कुछ नई सोच, नई ऊर्जा और नए तरीके अपनाने के लिए बैठे हैं, जिन्हें देश पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया है। देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों में एक हैं और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सभी को दीक्षित करने के लिए यहां भेजा है। प्रोफेसर अरविंद कुमार जी जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, हम सभी के बगल के विश्वविद्यालय के फाउंडर कुलपति रह चुके हैं। बहुत सुंदर एक विश्वविद्यालय भी बनाया है। देश के बड़ी समितियों में योजनाकार के रूप में जाने जाते हैं। जितने ही सरल हैं उतने ही ज्ञानवान भी। आज हम अपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस
गांधी सभागार में आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि कैसे विद्वान हमारे बीच में हैं, हम सभी के अपने हैं। आप कृपया आएं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो सम्पूर्ण नीतियों की तरफ हम सभी को दीक्षित करें। आदरणीय अरविंद कुमार जी। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की भारत माता की। और भारत माता की जय बोलना इसलिए और आवश्यक हो गया क्योंकि मैं तिरंगा देख रहा हूँ इस ऑडिटोरियम में। मैं पहली बार भी आया, लेकिन इस तिरंगे को देख के बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार के नए सोच और नई जो परिस्थिति यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, चाहे वो G20 का लगा हो, बहुत सारी आपको ज्ञानवर्धन चीज़ों का लगा हो, एक अच्छा होता है, इससे उत्साह आता है बच्चों में। और आप लोगों में निश्चित रूप से इस तिरंगे को देख के जैसे कि नौजवानों में जोश आता है, आप लोग को भी निश्चित रूप से जोश आया होगा। आज हमारे बीच उपस्थित आज के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर SP सिंह साहब और हमारे साथ बहुत अच्छा पिछले वर्ष हम लोगों ने कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का श्री धीरेन्द्र सचान जी, जो कि बहुत रुचि लेते हैं और हेल्थ सेक्टर में उनका विशेष रूप से काफ़ी अनुभव है। उन्होंने कई जगह जाके हम लोगों ने यूथ्स को ट्रेन किया था और उनको बताया था किस प्रकार से आप नए नए निवेश करके, नए नए सोच करके, नई नई योजनाएं चला के आप रोजगार सृजित कर सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित आज के कुल सचिव महोदय श्री विनय कुमार जी, हमारे वित्त अधिकारी महोदय श्री वसीम मोहम्मद जी, श्री मुरलीधर राम जी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी, सभी हमारे फैकल्टी मेंबर, यहाँ पर उपस्थित जो आपके डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर भाट, बहुत सारे लोगों ने जो कार्य किए हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में आप लोगों को यहाँ आज प्रेरित किया आने के लिए। और एक यूथ के नाते आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, आप क्या कर सकते हैं देश के लिए और आप क्या सोच सकते हैं, क्या भावी योजनाएं बना सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। और आपको आज देखना है कि हमारा देश, जो कि हम कहते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है, और ये खुशी की बात है कि आज हमारा देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में जो योगदान है वो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का है, जो हमारा कृषि का है। मैं बता रहा था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसका हमारा टारगेट है और हमारे मोदी जी कहते हैं कि इस कार्यकाल में, अगले कार्यकाल में हम अगले 5 वर्षों में इसको विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनाने जा रहे हैं। जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं और होगी, तो इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। और युवाओं के साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो हमारे स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे यूनिकॉर्न बनी हैं, उनकी बदौलत आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको कि हमने पीछे पछाड़ दिया है, और आज हमारी ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भारत की एक नई पहचान बनी है। और ये नई पहचान इसलिए बनी है कि हमने कई इनोवेशंस, कई नई योजनाएं, भारतवर्ष ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिसका आज ये परिणाम मिला है कि न केवल रोजगार सृजित हुए हैं बल्कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, तो उसके साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन होता है। अगर आप देखते हैं कि रोजगार केवल सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां आप जानते हैं सीमित हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हमें सरकारी नौकरियां ही प्राप्त करनी है। आपको ये सोचना है कि किस तरह से हमको रोजगार प्रदान करना है। अब आप देखते हैं,
मैं प्रेजेंटेशन करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने बहुत पॉपुलर सुना होगा। और यूनिकॉर्न आज हमारे देश में अगर देखते हैं तो अगर अक्टूबर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 111 यूनिकॉर्न है और ये अभी और बढ़ गए हैं। तो एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि ऐसे स्टार्टअप जिनका $1 बिलियन हमारा जो निवेश हो, $1 बिलियन जो टर्नओवर है, और ऐसे हमारे 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न जैसे मैंने बताया 111 अक्टूबर में थे और अधिक बन गए हैं। एक बहुत खुशी होती है कि जब हम विश्व में दूसरे स्थान पर स्टार्टअप्स के मामले में आ जाते हैं। हमने बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है और ये एक नई शुरुआत है कि इससे हमारे जो नौजवान हैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप करके, चाहे कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जैसे भी हमारे सचान साहब ने बताया कि विश्वविद्यालय में, सभी विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, यहाँ पर भी स्थापित है, उसमें इंक्यूबिटी भी है। वो आपके जो इनोवेशंस करते हैं उसको कैसे धरातल पर आप लोग ला सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब आपको बहुत सारे लोगों को, बच्चों को आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा स्टार्टअप्स, जैसे कि ओयो होटल है। कोई ओयो कोई होटल ओन नहीं करता है, केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, डिजिटलाइजेशन से। जोमेटो है, स्विगी है, आप देखिए, बायजूस है, और ओला के पास कोई अपनी टैक्सी नहीं है लेकिन उसका टर्नओवर देखिए। तो ये एक तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। इस इनोवेशन के ये नहीं जरूरी है कि आपके पास संपत्ति हो, आपके पास जमीन हो, आपके पास अगर एक आइडिया है, उस आइडिया को कैसे धरातल पर ला सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजना भी चलाई है। आप लोगों को मुद्रा योजना के बारे में भी ज्ञात होगा कि मुद्रा योजना से कैसे आपको सॉफ्ट लोन लेके आप उसको अपने स्टार्टअप को स्थापित कर सकते हैं। MSME सेक्टर से भी बहुत सारी आपको योजनाएं मिल सकती हैं। तो ये हमारा जो क्षेत्र है इसमें हमारे असीम संभावनाएं हैं। अब जैसे कृषि के क्षेत्र को ही ले लीजिए, जिसमें कि हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं हमें स्टार्टअप करने की। अब आपको मैं बता दूं कि हमारा देश आज एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहा है, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमारा अगर इस वर्ष भी देखते हैं तो 350 मिलियन टन का हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, और 350 मिलियन टन में हमारे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान आता है। गेहूं की अगर आप बात करते हैं तो गेहूं सर्वाधिक हमारा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। तो अब इसमें ये देखना है कि ये जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है इसका प्रोसेसिंग ठीक से हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, या हमारा कितना वेस्टेज जा रहा है और कितना हमारा प्रयोग में आ रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितना वेस्ट होता है। तो इसको अगर हम रोकें, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएं, प्रोसेसिंग सेक्टर में लगाएं, फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये बहुत सारे आइडियाज हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसमें काम करने के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताया जाएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारी IT कंपनी आ गई है जो कि प्रोफेशनल हायर कर रही हैं, और वो छोटे छोटे डिजिटलाइजेशन के कार्यक्रम से बहुत सारे ऐप बनाकर उनको ऑपरेट करके, आपने देखा होगा, सुना होगा बिना बिग बास्केट का, एक अभी यूनिकॉर्न बन गया है, बिग बास्केट है, मिल्क बास्केट है, उसको आप ऐप आपने बनाया और आपका पूरा सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आज आपको एक विचार, एक इनोवेशन माइंड में लाना, और इनोवेशन कौन ला सकता है? इनोवेशन आप ला सकते हैं क्योंकि आप यूथ हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति अलग है, हमारे सोचने समझने की शक्ति अलग है। हम आपको मेंटरिंग कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन कार्य आपको ही धरातल पर लाना है। क्योंकि अगर आप पहले की बात देखें, आज की बात देखें, हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है, हमारी फैसिलिटीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे पहले
आप अगर एक फ़ोन कॉल करते थे तो कई बार हमको बहुत दूर जाना पड़ता था और उसमें घंटों बैठ के बात हो पाती थी, ट्रंक कॉल करते थे, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती थी। तो ये बहुत आज आपके सब मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में कहते हैं, हमारे मोबाइल में सब कुछ है। और आज भारतवर्ष जो है हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप द्वितीय स्थान पर है। कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, जो कार्यक्रम चलाए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, इसका एक परिणाम देखने को मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि ये प्रोग्राम बनाए गए, उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। आज आपके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। अब आप देखेंगे जेवर एयरपोर्ट के पास कितना नौकरियां सृजन हुई है एयरपोर्ट के बनाने में, उसके आसपास इंडस्ट्री खुल गई है, उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, आपका बहुत सारे रेजिडेंस बन गए हैं। तो ये धीरे धीरे जो जॉब क्रिएशन हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको जॉब क्रिएशन, अब आप ये कहेंगे कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत से ऐसे IIT ग्रेजुएट्स हैं आज जो अपनी नौकरी छोड़ के, विदेशों से नौकरी छोड़ के आज भारत सरकार की योजनाओं के प्रति उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारा एक उत्तर प्रदेश है, उत्कर्ष प्रदेश है, और इस प्रदेश में जो संभावनाएं बनी हैं, जो एक रैपिड जो क्लियरेंस की संभावना बनी है, जो अभी बताया आपको, जो पोर्टल्स बनाए गए हैं, जो आपको सुविधाएं मिली है, उससे आपको बेझिझक आप किसी से भी संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करा के अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। आपको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आपके विश्वविद्यालय हर संभव मदद करेगी। तो ये एक तरीके से एक उत्साह जो आया है देश में, इससे काफ़ी भविष्य में न केवल रोजगार सृजित हो गए बल्कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। अब देखिए, आपको पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी दिक्कत होती थी, आजकल एक्सप्रेस वे बन गए हैं। आजकल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, जैसे बताया कि 40% जो है यहीं पे एक्सप्रेस वे है। तो ये हमारा एक्सप्रेस प्रदेश एक तरीके से कहा जाता है कि एक्सप्रेस वे बन गए। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट का लॉस होना था एक दूसरी जगह जाने में, वो जल्दी से पहुंच जाएगी। और इस तरह से आपके जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो लॉस होता था वो लॉस नहीं होगा। आपको एक मैं छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज हमारे देश में प्रति परिवार 50 किलो जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इसका वेस्ट होता है 50 किलो प्रति वर्ष। अब आप समझ लीजिए कि इसको अगर आप 78 मिलियन टन का जो लॉस हो रहा है, इसको अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा के आप इसको प्रोसेस करके बनाएंगे तो कितना आपको एडवांटेज मिलेगा। अब सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप दही खाते हैं और उसी को योगर्ट नाम से आप देखेंगे, उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, अलग अलग फ्लेवर डाल देते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी तरह से छोटे छोटे इनोवेशन आपको देखने हैं। आज से कुछ साल पहले आप देखिए कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज पोल्ट्री तो हमारा एक इंडस्ट्री बन गया है। अगर आप देखते हैं पोल्ट्री में आज करीब 850 मिलियन पोल्ट्री का नंबर है और करीब 140 बिलियन एग्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप जगह जगह जाइए, हर जगह आपको इंडस्ट्री मिल जाती है। उसको आपको कैसे पोल्ट्री प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आजकल एग प्रोडक्शन में भी आ रहा है प्रोटीन रिच एग, अमीनो एसिड रिच एग, उसको कैसे एनरिच कर सकते हैं। जो हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ रही है, जहाँ कोरोना काल में आपने देखा कि जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी की कमी हो गई, ये नेचुरल फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं, उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर सुबह से शाम तक बोलिए तो इतनी संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं कि जहां आप सोचिए वहीं पर आप कार्य कर सकते हैं। सोलर रिलायंस की हम बात करते हैं, आज आप सोलर एनर्जी करके उसकी बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें बाय 2070 नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमें बिल्कुल जीरो करना है। तो नेट जीरो जब हम बात करते हैं, उसको करने के लिए हमको बहुत सारे एनवायरमेंटल
जो पैरामीटर्स हैं उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या उसमें हमें करने की आवश्यकता है, जो हमारा रेजिड्यू बर्निंग हो रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो हमारा सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करके हम कैसे इरिगेशन वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ऐसी संभावनाएं हैं जिनको कि हम निश्चित रूप से अपने एक कंपनी के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी 10,000 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, 10,000 FPO उनको एम्पावर किया जा रहा है, वो अपने प्रोडक्ट ब्रांडिंग करके उनको मार्केट में लाके सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके लिए आपको भारत सरकार पैसा दे रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था आपको। प्रेजेंटेशन आपको बताया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में क्या हमारी चीज़ें हैं और कौन कौन सी उसमें चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। ये आपको बताया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आपकी हर तरह की सुविधाएं, गंगा जमुना का पानी है, आपका एक तरीके से उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो न केवल आपके प्रदेश को बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। मैंने आपको गेहूँ की बात की, गन्ने की बात की, गन्ने में ये नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में आज आप मिल्क प्रोडक्शन में कहाँ पहुँच गए हैं? विश्व में नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन में आप भारत का स्थान है। आप आज 240 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन में पहुँच गए और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख स्थान है। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चला गया, कौन सी ऐसे विधाएं हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे क्या हमको लाभ मिलेगा। ये आपको जो सहायता है वो सारे जो इंक्यूबेशन यूनिट्स हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो नॉलेज सेंटर्स हैं, स्किल सेंटर्स हैं, वो सारे आपको प्रदान कर सकते हैं और उसको आपको उस स्किल में आपको ट्रेन करने के लिए भी बहुत सारे योजनाएं हैं। स्किल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिशन मोड में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरे, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए फाइनेंस चाहिए, वो सरकार दे रही है। आपको चाहिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो एक पार्टनरशिप है, सहयोग चाहिए, वो आपको सहयोग विश्वविद्यालय से मिल रहा है, स्किल सेंटर से मिल रहा है। इसके बाद में कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चेंज, सारी सुविधाएं आपको मिल रहे हैं, उस सुविधाओं को आपको लाभ उठाना है। नेक्स्ट, अब ये आपने देखा कि ये जो पर्यटन से कितना अधिक संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे वाराणसी में कॉरिडोर बना, अयोध्या में आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बना, आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, कितनी इकोनॉमी अयोध्या की चेंज हो गई है। ये एक बदलाव जो आया है, ये इस प्रकार से और पर्यटन स्थल को डेवलप करके उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश में सहयोग से ये जो आपको दिखाए गए हैं बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कि विकास किया जा रहा है। इसके अलावा एक्सप्रेस वे के बारे में बताया गया। एयरपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में जेवर का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, भारतवर्ष का सबसे बड़ा ये निर्माणाधीन एयरपोर्ट है। और इसी के अलावा जो आपके रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉरिडोर्स बने हैं, रैपिड रेल सिस्टम जिनके बारे में अभी बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को प्रमोट करती हैं, आपको फैसिलिटेट करती हैं कि किस प्रकार से आप अपना कार्यक्रम अधिक से अधिक कम समय में और कम एनर्जी लगा के आप अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये जो आपके निवेश सारथी है, निवेश मित्र है, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम है, आप देखेंगे पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा भी बताया गया कि 25 पॉलिसीज बनाई है, सारी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पोर्टल पे अवेलेबल है। कुछ समझ में नहीं आते हैं, अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछिए, मेंटर से पूछिए, जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन कीजिए, इंडस्ट्री से इंटरेक्शन कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको इनके स्थापना में आपको
मदद मिल जाएगी और ये सारे वेब पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे और इसमें किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, कहाँ से आपको लोन मिलेगा और बैंक कैसे आपको फैसिलिटेट करेंगे। बहुत सारी आजकल सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। आजकल तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिजिटलाइज वे में मोड में कर सकते हैं। हमारे समय में तो ऐसा कोई डिजिटलाइजेशन का था नहीं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपके पास घर बैठे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध। इसके अलावा ये जो यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी बात ये है कि 56% ऐसी जनसंख्या है जो कि कामकाजी है, यूथ जिनको जो वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। और ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, जो हम कहते हैं कि अमृत काल है। और इस अमृत काल में जो सपना है कि 2047 तक हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है। विकसित राष्ट्र स्थापित करने के लिए युवाओं का ही आगे आने वाले वर्षों में विशेष रोल होने जा रहा है और युवा ही इसको विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। ये अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह बच्चों को दिए हैं, उसमें आपकी विभिन्न योजनाओं का भी समावेश किया गया है, तो उनसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में 4200 से भी अधिक यूनिवर्सिटी हैं, 6000 से अधिक कॉलेजेस हैं और सभी सक्षम हैं कि आपको इस प्रकार का ज्ञान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखते हैं कि जो त्वरित औद्योगिकरण के कारण किस तरह से विभिन्न सेक्टर से हम कौशल विकास कर सकते हैं, इसमें जो आपके प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं या MOU जो आपके फ्लैक्सी MOU पार्टनर हैं, गवर्नमेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ये सारी ऐसे हैं कि कौशल विकास मिशन जो कि मैं जिक्र कर रहा था, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके द्वारा अनेक योजनाओं को इसमें फंड्स टॉपअप, उत्तर प्रदेश जो है वो फंड्स भी टॉपअप कर रही है और इस प्रकार से आपको इनका लाभ मिलने जा रहा है। युवा सशक्तिकरण हेतु जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इसमें जो आधुनिक पाठ्यक्रम है, जो रिसेंट नॉलेज है जिनके बारे में बताया गया, आजकल हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी इंस्टीट्यूशनल, मल्टी फैकल्टी अप्रोच होना चाहिए। तो ये भी आपका NEP लागू हो गया है और इससे भी विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि किस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जेवर का मैंने बताया, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट यहाँ पर जो बन रहा है, मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क की बात करते हैं, तो ये बहुत सारे जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इनके बारे में आप योजनाएं बनाकर संचालित कर सकते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव मोड में जो आकर्षक नीतियों का फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत सारे जो सेवा परियोजनाएं हैं, इनमें 25 से अधिक, जैसे मैंने बताया, जो नीतियां बनाई गई हैं, ये पोर्टल पर अवेलेबल हैं। इनको आप नीतियों को पढ़ सकते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके, और इसमें सारे पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आप चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आ रही है, उसके कलपुर्जों की बात आ रही है, इंडस्ट्री की बात आ रही है, पर्यटन विभाग की बात आ रही है, नोएडा में जो फिल्म उद्योग बनाया जा रहा है, सौर ऊर्जा की बात करी, कुक्कुट विकास की बात करी, डेयरी की बात करी। हमारी संसाधन सीमित है, किस तरह से हम रिसोर्सेज को अपने कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक हम संसाधन को इफिशिएंट बना सकते हैं। इस और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं, मैंने बताया आपको, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हमारे यहाँ देश में, जिसमें 11,000 से अधिक स्टार्टअप और 8 यूनिकॉर्न हमारे उत्तर प्रदेश में। एक बड़ी खुशी की बात है, करीब 347 बिलियन US डॉलर का जो हमारे यूनिकॉर्न के माध्यम से टर्नओवर है। एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आप इसको समझिए, कोशिश कीजिए कैसे बदलाव आया। मैंने कुछ एग्जाम्पल से बताए और इस ओर आपको आगे आने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपके
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे वृद्धि हुई है अभी आगामी वर्षों में। और जैसे मैंने बताया, जो पिछले वर्ष जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 2023 में, इससे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में एक उत्साह और बदलाव देखने को मिला है। और भारत में सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, 9.6 मिलियन है। और निर्यात में इससे पिछले 5 वर्षों में 11.2 वर्ष दर प्रति वर्ष की दर से निर्यात हुआ है। और भारत के कुल निर्यात का 32% है। तो निर्यात एक, हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा कंट्री में वैल्यू ऐड होगी, फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, फॉरेन रिजर्व होंगे और वो देश की इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि हम 2030 तक, अगले 5 वर्षों में इसको विश्व की तीसरी बड़ी व्यवस्था बनाएंगे और 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में उत्पन्न करेंगे। जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, इसमें 40 से अधिक देश आए, 10 पार्टनर कंट्री आए, 25,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए और 19,000 से अधिक समझौतों पर सिग्नेचर हुए, जिससे 400 अरब डॉलर, आप सोचिए 400 अरब डॉलर का निवेश आया। और इसमें 9.4 मिलियन रोजगार के अवसर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया है। और इसमें सभी देशों के आए, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि यूएसए से भी, स्विट्जरलैंड से भी, मॉरिशस से भी, सिंगापुर से भी, सभी देशों के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आए और उन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। और यही जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कल इसका शुभारंभ करेंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 फरवरी 2024 में, इसमें 14,500 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और 34 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये विभिन्न परियोजनाएं देख रहे हैं जिसमें कि 500 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं, लगभग 330 परियोजनाएं हैं जिसका निवेश का 66% योगदान है। तो ये एक निवेश की करने के साथ साथ आपके रोजगार के अवसर जो आपको मिल रहे हैं, प्रदान हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको कुछ एग्जाम्पल और देना चाहते हैं। छोटा सा कारोबार शुरू किया था मसाला बनाने का, और आज वो देख रहे हैं कि एमडीएच कितना बड़ा विशाल एक स्पाइस में मसाला बनाने का कंपनी बन चुका है। तो ये इंस्पिरेशन है कि एक छोटे से उससे आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हर चीज से, हर चीज में आपकी सोच अगर आपकी है, जहाँ तक मन मस्तिष्क में आपकी सोच जाती है, वो आपका कार्य आप लोग धरातल पर ला सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, और आप निश्चित रूप से, लेकिन ये मत सोचिए कि पहले ही दिन आपको एक लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। आप कार्य करते रहिए और धीरे धीरे जो बढ़ाएंगे, अपना रोजगार बढ़ाएंगे, जो सृजित किया आपने, उसमें आप बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो ये आप लोग को कार्यान्वयन करना है। आगे आने वाले वर्षों में आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश जो कि निवेश को आकर्षित कर रहा है, जो निवेशकर्ताओं के प्रति बहुत सजग है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो एक इसके प्रति बहुत ही झुकाव रहता है, प्रोत्साहन रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार में, जैसे मैंने बताया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को, ना उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को देखने को मिला। आपको 34 लाख जो रोजगार हैं, सबसे बड़ी बात है जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 34 लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए 17,500 प्रति माह का निर्वाह भत्ता भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पेटेंट बनाएंगे, जो आपके इनोवेशन करके कुछ पेटेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसके लिए भी पेटेंट्स को 2 लाख और विदेशी पेटेंट्स को 10 लाख का पेटेंट फाइलिंग लागत में प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो ये भी एक एडवांटेज है, पेटेंट का लाभ भी आप लोगों को इसका मिलने जा रहा है। तो इस तरह से जो आपके, चाहे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हो या इन्वेस्टमेंट के प्रति हो, इसमें आपको निश्चित रूप से बहुत सारा उत्तर प्रदेश में जो
योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका लाभ मिलने जा रहा है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष विदेश निवेश, जिसको FDI बोलते हैं, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों को प्रोत्साहन करने के लिए एक विशेष नीति बनाई है। तो इसमें जो अलग अलग योजनाएं हैं, सब्सिडी देते हैं कैपिटल गुड्स पर, जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो पूंजीगत सब्सिडी हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी पर हो, इंडस्ट्रियल हाउसिंग की हो, अनुसंधान की हो, विकास की हो, ये सारे आपको फंडिंग कैपिटल मिलते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति जो 2022 में बनाई गई, इसमें भी निवेश प्रोत्साहन सभी विभिन्न ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि किस तरह से आपको पूंजी का निवेश कर सकते हैं, कैसे आपको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। अब इसमें देखिए, एक आपको ये देखिए कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहले कहा जाता था कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम है, कम जनरेशन होता है। सौर ऊर्जा का जब से कार्यक्रम चलाया गया है, आप देख रहे हैं कि राज्य में 22.38 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता है। 16,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है। और इसमें जो देख रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में और सौर ऊर्जा के ओपन एक्सचेंज मॉडल के स्थापन में 174.5 की वृद्धि हुई। तो इस तरह से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, जो एनवायरनमेंट को हमारे क्लीन करेगी, ग्रीन हाउस एमिशन कम करेगी, क्योंकि एनर्जी सेक्टर से जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है, वो जो हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको यूज करके निश्चित रूप से हम एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं और हम अधिक से अधिक जो हेल्थ पर जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देख सकते हैं। इस तरह से आपका बायोफ्यूल पे बात हो रही है, चावल और जो गन्ना है उससे बायोफ्यूल के उत्पादन, बायोमास कैसे हम प्रोडक्ट जो बहुत सारा जला दे रहे हैं, बायोमास अवेलेबल है, इथेनॉल की बात करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारी अभी यूरिया के उत्पादन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वो हमारा किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो टारगेट है इसको पूरा करना है। तो ये सारे चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन हो, चाहे आपका वाटर रिसोर्सेज को कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। तो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत सारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें निश्चित रूप से न केवल वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और जो आपके सामना करते हैं आपको निवेश करना होगा। इन शब्दों के साथ में मैं आप सभी का सुनने के लिए, देखिए ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मोड में सब अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़िए। हमारा आज उद्देश्य ये है कि आपको बताना कहाँ कहाँ आप लोग कैसे कार्य कर सकते हैं और बाकी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से जो आप इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे आप पेटेंट करा सकते हैं, क्या उसका लाभ मिलेगा, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप काम करेंगे, इन सब के बारे में आपको जानने का अवसर मिलेगा। और देखिए, ज्ञान जो है हमेशा बांटने से मिलता है। ठीक है बच्चों, ठीक है? जिन्होंने नहीं सुना है वो जिन्होंने सुना है एक दूसरे से पूछ लीजिए। आप लोग जो आप चर्चा हुई और ये वीडियो देखिए, एक मैं सेंटेंस आपको बता देना चाहता हूँ, निकलता है हर दिन एक नया सूरज, ये बताने के लिए उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते। तो आप लोग उजाला बांटते रहिए, विश्वविद्यालय से ध्यान सीखते रहिए। धन्यवाद। World-class infrastructure, pioneering policy framework, business-friendly governance, strengthened law and order. Welcome to New India's New Uttar Pradesh, the holy land of Lord Ram and Lord Krishna, where Ganga and Yamuna meet. History unfolds with Buddha's enlightenment.
the spiritual charm of Varanasi, and the rich heritage, while the timeless beauty of the Taj Mahal graces the landscape. A thriving economy on the rise. Join the journey to a $1 trillion milestone. The state's path to economic greatness is shaped by its youth, comprising 56% of the total population. Envisioned by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and Visionary Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh is now the new global hotspot for business and investments. अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है. The largest network of expressways, 4-lane interstate highways, the highest number of airports, the largest rail network, a rapid rail transport system, inland waterways, and a freight corridor make the state easily accessible to every nook and corner. माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है. Uttar Pradesh, comprising 11% of the country's land, remarkably contributes 17% to the nation's overall food production, nourished by the fertile Gangetic plains. Uttar Pradesh stands as a leading producer of food grains, milk, sugar, potatoes, and ethanol, offering immense opportunities in the agro, food processing, and dairy sectors. With a whopping 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is the MSME capital of India. The state is high on promoting indigenous products under the One District, One Product scheme. Uttar Pradesh has initiated a digital revolution, emerging as the premier destination for mobile components manufacturing and assembly, accounting for an impressive 55% of India's total smartphone production. For comprehensive growth, the state government is promoting the development of a network of data centers and education hubs. Uttar Pradesh is strategically addressing climate change with measures like plantation and the promotion of green energy, including electric vehicles. Aligned with its ambitious goal, the state aims to generate an impressive 16,000 megawatt of renewable power by 2026-27, emphasizing a sustainable and eco-friendly future. With the vast land bank and 28 exclusive sectoral policies, a single window portal Nivesh Mitra, and the investor relationship management system Nivesh Sarathi, Uttar Pradesh aims to promote Make in India while fostering entrepreneurship and innovation. Taking it forward, government has launched a dedicated policy to incentivize foreign direct investment and investment by global and Indian Fortune 500 companies. The Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor is contributing to the realization of Atmanirbhar Bharat in alignment with the vision for the aerospace and defence sector. The state government is also setting up pharmaceutical and medical device parks to make Uttar Pradesh a welcoming place for the pharma industry. After the success of the Global Investors Summit 2023, the government has sped up the process of implementation of policies and is excelling in advancements of good governance. Come and invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. अभी आपने पद्मश्री अरविंद कुमार जी को सुना. आप हम सबके लिए ये कितना गौरवपूर्ण है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पा रहे. जितने सारे सेक्टर्स की बात इन्होंने की है, अगर उस किसी एक का प्रभाव भी आपके मन पर पड़ गया तो आपके जीवन के रास्ते बदल जाएंगे.
आज मैं कैसे जीवन के रास्ते बदलते हैं, कोई छात्र कैसे किस रूप में कभी छात्र रहता है और फिर वो उद्यमी हो जाता है, कैसे वो स्टार्ट करता है, उसकी जर्नी क्या होती है। मैं केवल एक उदाहरण के लिए आपके बीच जिन्होंने झांसी बाजार नाम का एक स्टार्टअप आपके बीच शुरू किया और कितना जल्दी अपने को स्थापित किया है। मैं साकेत कंचन जी हमारे बीच में हैं। मैं काव्य से कहूँगा कि आप उन्हें बुलाएं ताकि वो आप अपने बच्चों के बीच बता सकें कि जीवन केवल नौकरी नहीं है, नौकरी से बाहर भी एक दुनिया है, एक रास्ता है। आप देखिए वो रास्ते कैसे जाते हैं, किस रूप में जाते हैं। सम्मानित मंच और प्रिय छात्राओं में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे आदरणीय वक्ताओं ने जिक्र किया है इंक्यूबेटर सेंटर का। शायद बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे इंक्यूबेशन होता क्या है, इंक्यूबेटर सेंटर होता क्या है। जैसे कि प्री बॉर्न या इमैच्योर बच्चा जब होता है तो उसको एक इंक्यूबेटर सेंटर में रखा जाता है, जिसको काफी नर्चरिंग, काफी केयर की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, उसको इनिशियल डेज में, मोस्ट फॉर्मेटिव इनिशियल फॉर्मेटिव डेज में जो केयर की जरूरत होती है वो आपको इंक्यूबेटर सेंटर देता है, जिससे वो बिजनेस आइडिया मैच्योर होकर मार्केट में लॉन्च हो सके और आगे अच्छा बिजनेस कर सके। हमारे झांसी में, हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना हो चुकी है, जो पिछले वर्ष हो गई थी, जिसका नाम है बेसिक, बुंदेलखंड एक्टिव इंक्यूबेशन स्टार्टअप काउंसिल। मित्रों, ये जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया, हायर एजुकेशन का भविष्य ही इनोवेशन, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में है। आप रोजगार देने वाले बने, रोजगार सृजन करने वाले बने, नौकरी ढूंढने वाले ना बने। और हमारा जो विश्वविद्यालय का इंक्यूबेटर सेंटर है, जिसका नाम बेसिक है, जो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, इसको पिछले वर्ष 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। और इस इंक्यूबेटर सेंटर में वर्तमान में 22 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। वो स्टार्टअप जो आप जैसे युवा बच्चों के मस्तिष्क में कोई अच्छा विचार आया होगा, कोई बिजनेस आइडिया जिसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो स्टार्टअप बन जाता है। और हमारे यहाँ पर 22 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें आर्टोजोन नाम से एक स्टार्टअप है, जो आर्ट क्राफ्ट, जो हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं उनको वो स्टार्टअप के माध्यम से उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक टूरिज्म पे 2-3 स्टार्टअप्स हैं, हमारे यहाँ पर एग्रीटेक में स्टार्टअप्स हैं, हमारे यहाँ पर मेडिटेक का स्टार्टअप है, हमारे यहाँ पर फिनटेक, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिनटेक का स्टार्टअप है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। और आप में से किसी भी युवा छात्र में या आपके किसी मित्र के पास या आपके किसी परिवारजन के पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया हो, तो उसकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, उसकी मेंटरिंग करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए और इनिशियल डेज में, फॉर्मेटिव डेज में फंडिंग करने के लिए, सीड फंड देने के लिए आपको ये इंक्यूबेटर सेंटर मदद करेगा। हमारे स्टार्टअप में से उदाहरण के तौर पे हमारे पास संकेत जी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करें, जिससे आप सबको उसके बारे में और जानकारी मिले। और अगर आपकी इच्छा होगी तो हम 1-2 स्टार्टअप को और बुलाएंगे। धन्यवाद। Good afternoon, ladies and gentlemen, the jury, and it is an honor to listen to Sachan sir and Arvind sir today. Thank you so much for this opportunity for me to speak about my startup here. And Jhansi Bazaar, folks, is about a concept which I was thinking to do it for Jhansi and Bundelkhand as an area, because you see what, I have a firm belief that somebody saying that your area has become a smart area or a smart city. I don't know, as a youngster or a young blood, we are not into that. Somebody says something and I agree to that. So if somebody says that, okay, Jhansi from tomorrow is a smart city, probably, okay, why? Because this is a smart city. Some smart limited company has come in and started investing money over here, and there are projects which we can highlight. Probably yes, probably not, but the real difference comes when the society becomes more aware, when the people understand the infrastructure created is for them and they know how to utilize it. So somebody says, okay, you know what, Jhansi has an ICCC. Now what is that? What crap is that?
integrated command and control center. Now, how does this help? How does this bring quality to the people of Jhansi? Many people over here might not be aware of the fact that this is a control room in Nagar Nigam which probably takes care of any crime which can happen with you at any given point of time within this city. Now that's the movement towards a smart city. So if we are aware of the fact that tomorrow we are moving in an auto rickshaw and our bag of notes from the bank has got missed into that auto rickshaw, what will you do? So you know that from wherever you have dropped down, that auto rickshaw can be tracked from that particular chauraha, and you can just take that recording from the Nagar Nigam, put it to the police department, and you can track your currency, your money back. Now that's the way people become smart. So Jhansi Bazaar wanted to do this. So how do we do this? Because we wanted to identify a problem. The problem was very clear. It was like that there need to be a platform which basically educate our society to help them become smarter. So let's talk about Jhansi ke Amulya Ratna, like people who are of Jhansi and they have the potential of Jhansi, but people might not know. So they should talk over this platform, and this is what Jhansi Bazaar was in. Jhansi ke Ubharte Sitare. There are many, my fellow colleagues, startups who have some beautiful ideas with them to execute, make money, grow themselves big. But they might not be aware of the fact that kai log to jante bhi nahi honge. So Jhansi Bazaar bring them on the table, give them that platform to speak about their ideas and share this. How people can, there's a beautiful startup sitting with me, hostels near me. There are many students who are here who probably might have come from other places. They might be looking forward for certain places to stay if they are not readily available in hostels, where they go. So there's another startup which is in Edu near me, which is in the basic only. So I'm also in basic, incubated there. There's another fellow colleague of mine who has an Edu near me like a startup. Now, we parents probably have a problem in searching out home tutors. Home tutors. Technology, this platform is helping parents to figure out which teacher they can hire for their daughter, for their son, who probably cannot travel down to cities, or for some reason they don't want to send them out, get them the tutors into their houses. So this is the concept. So we did Jhansi Ke Ubharte Sitare. Then there's something called Sun Lijiye, Samajh Lijiye, Jaan Lijiye, Jhansi Bundelkhand, where we talk about the technology. Today we are all worried when my sister or my daughter goes out of my house and I don't have to keep a tab on him. Bhaiya, kahan ho? Give me a call when you reach there. No, guys, you don't need to do that. That's what I'm saying. Technology has to be spoken about. Technology needs to be shared. Then only the society, from me, it will go to his head. From his head, it will go to this head. From this head to that head. And probably then the society will become smarter because we will talk technology which is aiding the society take a leap forward. So there is something called Google Location Services, wherein you see in Jhansi platform, my son has tried to told us how you can put a check on your children, on your brothers and sisters, to figure out where is he standing at this particular right line, where he is standing in Jhansi. Where is he in the way back to house? Is he still into his tuition center or wherever? Then we do something called To Baatein Aamne Saamne. Now this talk show is aligned to get information regarding various changes. Now yes, Jhansi is changing. I'll say Jhansi is changing. I will not say Jhansi has become a smart city. Jhansi Smart City Limited is putting down money for people, their lives, their enjoyment, their satisfaction. But if people don't know what is water ATM all about, people don't know there is a Chalo app for Jhansi electric bus services, people don't know how to drive an electric bicycle which is standing out right out there at the university gate. I'm sorry, we are not still a smart society and we cannot call ourselves a smart city. To take this forward, help me guys. Help us grow together. Jhansi, as the Chancellor said, it's a very positive place. But sir, we are not a sleeping positive people. And I don't want my society to sleep. So I will do whatever it takes to make sure that we awake and the society becomes from positive to productive. This is what I look forward to, and I need your help in terms of spreading Jhansi Bazaar with your friends, colleagues and everybody. We are on all social media platforms. We talk about Facebook, YouTube, Instagram. We are all there. Have a look to it. I'm sure you get your
understanding of what Jhansi was saying. I'm very thankful to BASIC and Dr. Abasar that he has identified the concept, and we will work together. That's what my promise is. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी। और आपने अभी देखा कि इन्होंने अपनी पूरी संघर्ष यात्रा और अपना पूरा विजन आपके सामने रखा। कैसे कोई स्टूडेंट अपने को इस रूप में प्रस्तुत कर सकता है, इसका एक उदाहरण है। आप सभी को ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे अपने जीवन में। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसे ही निकलना होगा, ऐसे ही चलना होगा। आज का दिन इसके लिए है कि उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक अपने कदम को न रोको, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। और जब हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं तो एक अवसर ये जरूर है कि हम अपने अतिथियों को कुछ स्मृति चिन्ह दें, कुछ सम्मान दें, जिसके सम्मान पा करके वो सम्मानित नहीं होते बल्कि हम सम्मानित होते हैं। यह हमारे लिए ऐसे अतिथियों को सम्मान देने से हमारा गौरव बढ़ता है। सबसे पहले मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह और अपने वित्त अधिकारी वसीम मोहम्मद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री अरविंद कुमार जी को उन्हें साल श्रीफल अंग वस्त्रम के साथ मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको वसीम मोहम्मद जी से मेरा आग्रह होगा। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी, श्री धीरेन्द्र सिंह सचान जी, हमारे विश्वविद्यालय के आज उपस्थित कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह जी, हमारे अजीज भाई विनय कुमार सिंह जी, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे प्रोफेसर साहिबान, शिक्षक और हमारे सभी स्टूडेंट्स, आज का जो ये कार्यक्रम रहा है, इस अवसर पे हम लोगों को माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने का मौका मिला। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि आज का दौर है नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी के लिए हम लाइन ना लगाएं, बल्कि हम खुद नौकरी देने के लिए दूसरों को तैयार रहें। हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और उद्यमिता विकास, इन सब बातों का ध्यान लेते हुए आगे बढ़ें। हमारा जो विश्वविद्यालय है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में बच्चों के लिए लर्निंग के लिए, अडॉप्टेबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम लोगों ने काफ़ी बजट का प्रोविज़न कर रखा है और इनोवेशंस, आइडियाज़ और पैटेंट्स वगैरह के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था कर रखी है। तो जो बातें आपने बताई हैं उसके लिए विश्वविद्यालय अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कल के नियोक्ता बने और रोज़गार देने वाले बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री सचान साहब का, धन्यवाद श्री पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी का, हमारे प्रोफेसर एसपी सिंह जी का, और धन्यवाद डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी का, और हमारे जितने यहाँ पे प्रोफेसर गण, शिक्षक गण बैठे हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
छात्र छात्राओं ने बड़े ध्यान से कार्यक्रम में सुना, चीज़ों को सुना और आत्मसात किया। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। और जो हमारे पद्मश्री हैं सर, आपके लिए सर एक शेर कहेंगे। आप जहाँ भी रहेंगे रोशनी लुटाएंगे, आप जहाँ भी रहेंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। आप तो जहाँ भी रहेंगे आपसे लोग सीखेंगे और किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता।